हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था के 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ना कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, टीचर्स, दरोगा, पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के इतने सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे देखने में आता है इस पार्ट को स्किप कर देते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को वो करके नहीं आते हैं और फिर कट ऑफ को क्लियर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हमारा। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग किसी भी पार्ट को ना छोड़ें। तो हमारा इस चैनल पर यह प्रयास है कि आप सभी पार्ट्स को अटैम्प्ट कर आएँ और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। अगर आप हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को जो हम चला रहे हैं उसको फॉलो करते हैं ना, तो इस सभी सीरीज़ को देखने के बाद आपको अपने अंदर ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि आप एग्ज़ाम में जाके कुछ गलत नहीं करते हैं और सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आते हैं। इसीलिए ये मेरा कहना है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमें संविधान में लोकतंत्र के आदर्श कहाँ मिलते हैं। प्रियम्बल में मतलब कि प्रस्तावना में मिलते हैं, पार्ट 3 मतलब कि भाग 3 में मिलते हैं, पार्ट 4 मतलब कि भाग 4 में मिलते हैं, या पार्ट 1 या भाग 1 में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है द प्रियम्बल मतलब कि प्रस्तावना। जो हमारा संविधान में जो प्रस्तावना दे रखी है, प्रियम्बल दे रखा है, वो हमें ये बताता है कि लोकतंत्र के बारे में बताता है। वहीं पर हमें डेमोक्रेसी के आइडल्स मिलते हैं। अब वो कैसे मिलते हैं ये देखो मैं बताती हूँ। वो ऐसे मिलते हैं, जब भी हम लोग अपनी प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि मतलब हम भारत के लोग having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure all its citizen। मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, ये वाला देश। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 5 चीज़ें बताई गई हैं, इसी में हमारा लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी आ रहा है। तो यहीं से हमें पता पड़ता है कि प्रियम्बल जो हमारा प्रस्तावना है वो हमें डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र के आदर्श को बताता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट 3 है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में आता है फंडामेंटल ड्यूटी आता है, और पार्ट 1 मतलब कि भाग 1 में जो आता है वो आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, आपको अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लेना चाहिए जिससे कि आप इसको बार बार ना भूलें और रिवीजन करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का अगर हिंदी में बोले तो वो होता है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार होता है, हमारा मूल अधिकार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये देखिए यहाँ पर ऑडिटर जनरल आएगा, जो यहाँ पे मिस हो गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, मतलब कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कि वित्त मंत्री करते हैं, या फिर लोकसभा करता है? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं उनको जो प्रेसिडेंट होते हैं आर्टिकल 148 के अंदर इनके अंदर आते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब को ये बोलते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट साहब जी मैं आपको राष्ट्रपति जी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस इंसान को CAG के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रिकमेंडेशन के बारे में बात आती है कि कौन रिकमेंड करता है CAG के अपॉइंटमेंट को, तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर जी रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट के बारे में बात आती है, नियुक्ति के बारे में बात आती है, तो नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स
द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, मतलब कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत आयोजित करने का आदेश देता है? क्या वो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 37 है, 40 है या फिर 51 है, मतलब 51 है? तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत के, विलेज पंचायत के बारे में बात करी है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 होगा। अब आर्टिकल 40 जो है वो एक डीपीएसपी है, ठीक है, मतलब कि भारत के नीति निर्देश हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि विलेज पंचायत होनी चाहिए, मतलब कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए अगर हमें अपने विलेज को चलाना है, बहुत अच्छे से चलाना है, उसका वेलफेयर वर्क करना है, ठीक है, लोगों का डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें विलेज पंचायत बनानी ही पड़ेंगी। आर्टिकल 40 ये बोलता है। और अगर आर्टिकल 37 के बारे में बोलें तो आर्टिकल 37 ये बोलता है कि किसी भी राज्य को, ठीक है, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए उस राज्य सरकार के लिए जो डीपीएसपी होते हैं ना, मतलब कि भारत के नीति निर्देश जो हैं वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं कि इनके बगैर आप राज्य को नहीं चला सकते हैं। तो ये हमें बोलता है आर्टिकल 37। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो आर्टिकल 37 ये बोलता है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए डीपीएसपी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस राज्य के वेलफेयर वर्क में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। और उसके बाद अगर देखें तो आर्टिकल 51 मतलब 51 ये बोलता है कि हमारा देश, ठीक है, और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं या फिर कुछ भी, तो इनमें अगर किसी में बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये बोलता है कि आपको जो भी लड़ाई झगड़ा है, कोई भी बातचीत है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, तो आपको आर्बिट्री एक्शन से उसको ख़त्म करना है, मतलब बातचीत से उसको ख़त्म करिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। वरना ऐसा भी हो सकता है कि हम लड़ाई झगड़े में चले जाएं, वार जैसी कंडीशन हो जाए। तो बस इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 51 ये बताता है कि हमें जो अपने जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी लड़ाइयाँ हैं, उन सब को हमें बातचीत से निपटाना है और पूरे विश्व में शांति, पीस को प्रमोट करता है। तो ये हो गया, हमारे सारे आर्टिकल्स हो गए। और आर्टिकल 32 ये बोलता है अगर आपका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का अगर आपका वायलेशन हुआ है, हनन हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाकर अपने फंडामेंटल राइट के लिए रिट डाल सकते हैं। तो आर्टिकल 32 ये बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। ये बोल रहा है कि वित्त आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? क्या वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो यहाँ पर पूछा है वित्त आयोग, तो इसको कौन अपॉइंटमेंट की बात करिए, नियुक्ति की बात करी है, तो इसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। सबसे पहला पॉइंट है जो हमारा फाइनेंस कमीशन या फिर वित्त आयोग होता है, उसको आर्टिकल 280 के अंदर आता है, 280 के अंदर आता है। दूसरा ये है, ये 5 साल के लिए इसको अपॉइंट करा जाता है। तीसरा ये है कि इसको हमारे राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट साहब ही इनको अपॉइंट करते हैं। अगर फ़िलहाल अगर मैं देखूं तो अभी हमारे 15 फाइनेंस कमीशन चल रही है, ठीक है, जो उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं NK सिंह जी हैं। और 16 फाइनेंस कमीशन जो अभी आएगी 15 फाइनेंस कमीशन के ख़त्म होने के बाद, उनके चेयरमैन भी अपॉइंट कर लिए गए हैं। उनके वो चेयरमैन हैं जो पहले नीति आयोग के जो थे, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में जब भी रिसेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो चैनल है उस पे ये देखो, ये तो हमारी ट्रिक नहीं है, ये हमारी पॉलिटी की सीरीज़ है। ऐसी हमने अपने MCQs की सीरीज़ चला रखी जिसमें कि हम लोग आपको 8 MCQs करवाते हैं। ये आपकी पॉलिटी की है जहाँ पर कि MCQ GS की है, और जिसमें कि हमारे 10 MCQs चलते हैं। अब इन सबको देखने के बाद अगर आप हमें सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है और इंटरनेट छाटने की ज़रूरत नहीं होती है इन सीरीज़ में, ठीक है। ये होगा हमारा
पहला प्रयास है। दूसरा प्रयास हमारा ये है कि हम लोग मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी निकालते हैं। हमने जनवरी की निकाल चुके हैं, फरवरी की निकाल दी है और कुछ दिनों में आपकी मार्च की भी आ जाएगी, मार्च ख़त्म होने से पहले। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको 2023 की भी करंट अफेयर देखने हैं, न्यूज़ देखने हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। इनको हमने 2 वीडियोज़ में कवर कर रखा है। तीसरा हमारा प्रयास यह रहता है कि हम लोग बच्चों को ट्रिक्स से पढ़ा लें। अब वो ट्रिक्स हमारे इस टाइप के ट्रिक्स हैं, उनमें भी हम लोग आपको MCQs ही कराते हैं और वो MCQs इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि आप उनको कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो MCQs हैं, वो ट्रिक्स हैं जो हम अपने पढ़ने के लिए उनको यूज़ करते हैं और करते थे। ठीक है, वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी ये गारंटी है। आप चैलेंज आपको कि आपको ऐसा कोई भी ट्रिक, इस टाइप की ट्रिक की सीरीज़ जो है आपको किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, चौथा है हमारा NCERT। ठीक है, फ़िलहाल अभी हमने NCERT की सीरीज़ चालू करी है। ये 2 टाइप की सीरीज़ है। इसमें पहला जो सीरीज़ है हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और दूसरी सीरीज़ में हम लोग NCERT, जो बच्चे जो हैं जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं या फिर जिनको रिवीजन करनी है, उनको हम MCQs के थ्रू सीरीज़ NCERT करवा रहे हैं, जिससे कि वो एग्ज़ाम में जाएं और ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ। ये हमारे 4 प्रयास हो गए। 5वां प्रयास हमारा ये है कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके भी जो टॉपिक्स जो रहते हैं हम वो भी कवर करवाते हैं अपने चैनल पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी हम लोगों ने प्रयास कर रखे हैं, सीरीज़ चला रखी हैं, वो सभी हिंदी मीडियम साथ में इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं। इनमें से ऐसा कुछ नहीं है कि केवल हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं या फिर केवल इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं। हम उन सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी बच्चों को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके। चलिए, और अगर आप हमारे चैनल में जाते हैं तो हम कम्युनिटी पर, जो हमारे चैनल की कम्युनिटी है उस पर हम रेगुलर क्वेश्चंस डालते हैं, जिससे कि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम में कुछ भी गलत करके ना आए। तो आप भी हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिए। चलिए, अब क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डिड द पार्लियामेंट लोअर्स द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। मतलब कि संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? क्या वो 42वां था, 44वां था, 61 था या फिर 73 था? चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो इसमें क्या हुआ था कि जो हम लोग जो है हमेशा, अब क्या होता है, 18 साल के होते ही हम लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये पहले से नहीं था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से नहीं था। उसको 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके इसको 18 साल किया गया था, पहले से नहीं था, किया गया था। चलिए, एक बात तो हमारी हो गई ये। दूसरी बात है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए थे, इतने ज़्यादा संशोधन हुए थे ना, कि एक छोटा सा हमारा संविधान बन गया। तो जब भी आपको क्वेश्चन के रूप में आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संशोधन को बोला जाता है, तो उसका आंसर होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब 44 में क्या है, 1978 का है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो पहले जो प्रॉपर्टी था ना, ठीक है, जो प्रॉपर्टी पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया और आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। ये हो गया। अब है 73rd मतलब 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट संशोधन जो है 1992 का है। इसके अंदर जो हमारी पंचायत होती है ना गाँव में, उनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे संशोधन बता दिए हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संशोधन के, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके अंदर की थोड़ी जानकारी आपको दे दी है, तो इसको कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवीज़न करने में आपके लिए हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एन इलेक्टोरल सिस्टम अंडर विच लेजिस्लेचर रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टी इज कॉल्ड। एक चुनावी प्रणाली जिसके तहत विधायिका विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत को दर्शाता है, वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उस चुनावी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष चुनाव, गैलोप पोल,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब इसको समझ लेते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि ऐसी चुनावी प्रणाली, ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम जहाँ पर जितने भी वोट मिलते हैं वो हमारे जो वोट मिलेंगे वो उसकी जितने परसेंट वोट मिलेंगे वो उसकी सीट के प्रोपोर्शनल होंगे, कि जितने परसेंट वोट मिला उतनी ही उसको सीट मिलेगी। इसको समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि हम लोग कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस हम चुनाव में खड़ी हुई है, या मान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी और पॉलिटिकल पार्टी सी ये चुनाव में खड़ी हुई है। तो पॉलिटिकल पार्टी ए जो है उसको 80% वोट मिला है, ठीक है, 80% वोट मिला। पॉलिटिकल पार्टी बी को मिला 10% वोट और सी को भी 10% वोट मिला, ये मान लेते हैं। एक मिनट, ये गलत हो गया, थोड़ा चेंज करते हैं इसमें। बच्चों यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ए को मिला 80% वोट, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी बी को मिला 15% वोट और पॉलिटिकल पार्टी सी को मिला 5% वोट। अब टोटल वोट कितने थे? 100 वोट थे। अब यहाँ पर वोट की संख्या है 80%, 15% और 5%। तो अब इसके हिसाब से उनको सीट मिलेगी। 100 सीट हैं, उसमें से 80 सीट ए के पास जाएगी, 15 सीट बी के पास जाएंगी और 5 सीट वो जाएगी सी के पास। तो यहाँ पर जो सीट हो गई और ये हमारे हो गए वोट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जितना परसेंट वोट मिलेगा उतनी ही हमें सीट मिलेगी। 80% वोट, हम यहाँ पे 100 लेके चल रहे हैं, तो 80 सीट, 15 सीट और 5 सीट। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पर कि छोटी से छोटी राजनीतिक दल हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको भी लोकसभा में उनको भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, संसद में बैठने का उनको मौका मिलता है और लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुअल सिटीजनशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे बोला है कि दोहरी नागरिकता, ठीक है, दोहरी नागरिकता सरकार किस रूप के एक महत्वपूर्ण विशेषता है? क्या वो पार्लियामेंट में संसदीय प्रणाली का है, फेडरल मतलब कि संघीय शासन है, यूनिटरी मतलब एकात्मक सरकार है, या फिर अथॉरिटेरियन सत्तावादी सरकार है? तो इसका सही आंसर है फेडरल मतलब कि संघीय शासन। यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई है, दोहरी नागरिकता। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलती है, दोहरी नागरिकता चलती है। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई सिटीज़न है अमेरिका का और वो लॉस एंजलिस में रह रहा है, ठीक है, लॉस एंजलिस में रह रहा है, और लॉस एंजलिस कहाँ पर है? वो है अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में है। तो उसके पास 2 सिटीजनशिप होगी कि मैं यूएसए का सिटीज़न हूँ, साथ में मैं लॉस एंजलिस का भी मैं नागरिक हूँ। तो ये हो गई डुअल सिटीजनशिप मतलब कि दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, इसमें एकल, ठीक है, इसमें एकल नागरिकता है, ठीक है। एकल नागरिकता मतलब क्या हो गया? सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हम चाहे बिहार में रहें, यूपी में रहें, मध्य प्रदेश में रहें, हम बोलेंगे हम लोग जो है सिटीज़न हैं, हम नागरिक हैं, भारत के सिटीज़न हैं, हम लोग इंडिया के सिटीज़न हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बिहार के नागरिक हैं, हम हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे भारत ने बोला है कि सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे, हम सब एक है, यूनिटरी फीचर हमारे देश में माना जाता है। चलिए आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट गिवन टू द पार्लियामेंट टू पास द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश पारित करने के लिए संसद को कितना समय सीमा दी गई है? 6 दिन, 6 वीक, 6 महीने, या फिर 6 महीने बोलो और 6 वीक बोलो। अब देखो यहाँ तक को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे बोला है लिमिट गिवन टू पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब कि संसद को अध्यादेश पारित करने के लिए कितनी समय सीमा दी गई है? तो इसका सही आंसर है 6 वीक, ठीक है, मतलब कि 6 हफ्ते दिए गए हैं। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2 चीज़ों में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो संविधान है उसमें ये बोल रखा है कि हमारा जो संसद है उसमें जो सेशन होंगे वो 3 सेशन होंगे, जैसे कि बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया। लेकिन इसमें ये भी बोल रखा है कि 3 सेशन होंगे
ये भी हो सकता है कि साल में 2 सेशन भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको 3 के 3 ही करने हैं, लेकिन 2 सेशन कर सकते हैं और उन सेशन के बीच में जो भी समय सीमा का जो गैप होगा वो 6 महीने का होगा। अब एक कंडीशन देखते हैं। ऐसा करते हैं कि ये सेशन 1 और सेशन 2 था। यहाँ पर क्या हुआ कि सेशन 1 के दौरान प्रेसिडेंट जी को क्या लगा, ये सेशन ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे गैप था। अब प्रेसिडेंट जी को लगा कि देश में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे एक अध्यादेश जारी करना है। अब अध्यादेश जारी करेंगे, उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया, लेकिन अध्यादेश जारी करने के बाद क्या हुआ कि जो संसद जो बैठी ना, वो 6 महीने बाद बैठी। 6 महीने बाद बैठी संसद, क्योंकि बीच का जो सेशन था वो नहीं हुआ, कि किसी कारणवश बीच का सेशन नहीं हुआ। तो जो संसद बैठी वो लास्ट में बैठी, 6 महीने के गैप के बाद बैठी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 6 महीने तक जो अध्यादेश था वो लागू रहा। अब 6 महीने बाद संसद बैठती है। अब संसद बैठ गई। अब संसद बैठने के बाद अब संसद पर ये पारित हो, उसके बाद संसद को जो ऑर्डिनेंस है ना, वो उसको 6 वीक में, मतलब यहाँ पे संसद का मतलब है लोकसभा, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा तो कभी भंग होती नहीं है। यहाँ पे लोकसभा के बारे में बात है कि अब जो लोकसभा जो बैठी है उसको जो ऑर्डिनेंस है, जो हमारा अध्यादेश है, उसको 6 वीक मतलब कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर पारित करना पड़ेगा। या तो वो पारित करेगी या फिर नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि पार्लियामेंट मतलब कि संसद के बैठने के बाद ऑर्डिनेंस कब तक वो पारित करते हैं। तो इसका सही आंसर है 6 वीक। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो अध्यादेश होता है वो कब तक जिंदा रहता है, मैक्सिमम कब तक जिंदा रहता है, तो इसका सही आंसर आता हमारा 6 महीने और 6 वीक। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पे बोल रखा है कि संसद को कितना समय सीमा दे रखी है ऑर्डिनेंस को पास करने की, तो वो है 6 वीक। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक ज़िंदा रह सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहेगा 6 महीने और 6 वीक। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा द एस्टीमेट कमेटी कंसिस्ट, मतलब कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। 30 मेंबर फ्रॉम द लोकसभा से 30 सदस्य, राज्यसभा से 30 सदस्य, दोनों सदनों से 30 सदस्य, या फिर लोकसभा से 22 सदस्य। तो इसका सही आंसर है कि लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। एस्टीमेट कमेटी है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये क्या होती है, जो एस्टीमेट कमेटी होती है, ये जो हमारा बजट होता है ना, उसके जो एस्टीमेट है उसमें कितना खर्चा होगा, क्या होगा, उसके बारे में बनाई जाती है, जिससे कि बजट के पैसा देना पड़े। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये होता है, आपने एस्टीमेट कमेटी के अलावा और भी कमेटियाँ पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के मेंबर लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि एस्टीमेट कमेटी में केवल ओनली लोकसभा के मेंबर ही लिए जाते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर बात होती है बजट की, ठीक है। जो हमारा बजट है उसका एस्टीमेट करना है, तो यहाँ पर राज्यसभा की लोग नहीं लिए गए हैं। क्यों नहीं लिए गए हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी होती है उसी की सरकार बनती है। तो यहाँ पर जो सरकार है हमारी, ठीक है, हमारी जो सरकार है वो बजट को लेकर आई है। अब उसके लिए एस्टीमेट कमेटी फाइनेंस देगी। एस्टीमेट कमेटी का मतलब ही ये है कि फाइनेंस देना, एस्टीमेट करना कितना फाइनेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स को भी ऐड कर लेंगे, तो ये हो सकता है कि राज्यसभा में अपोजिशन के मेंबर हों, ये हो सकता है ज़्यादा अपोजिशन के मेंबर हों। अब वो ऐसा करें कि जो एस्टीमेट कमेटी है उसके अंदर बजट को पारित ना होने दे, फाइनेंस ना होने दे, या फिर उसको डिले करें। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या बोला कि एस्टीमेट कमेटी में केवल लोकसभा के मेंबर ही होने चाहिए, नहीं तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो गड़बड़ा जाएगी। तो ये था इस चीज़ के पीछे लॉजिक, और हमारा देश में संकट आ सकता है, अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी के कारण एस्टीमेट कमेटी में केवल लोकसभा से 30 मेंबर लिए गए हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं लिए गए हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का मेंबर लेंगे, आपको सबको बता दिया है, अगर लेंगे तो वो डिले कर सकते हैं और सरकार को चलाना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक है, ये लॉजिक आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लॉजिक है, जिस तरीके से हमने पढ़ाई करी है वैसे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके ना आए। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन गलत करके आते हैं, उनको लगता है
कि इस कमेटी में लोकसभा के साथ राज्यसभा के मेंबर भी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें केवल लोकसभा के मेंबर हैं, ओनली लोकसभा के मेंबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है हमारा क्वेश्चन ये। उसमें है स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्य, जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्य, या फिर मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो इसका जो हमारे जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, उनका निर्वाचन करते हैं लोकसभा के सभी मेंबर। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे स्पीकर होते हैं वो बैठते लोकसभा में, तो सिंपल सी बात है, जब वो लोकसभा में बैठेंगे तो लोकसभा के सदस्य ही उनको चुनकर लाएंगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका सही आंसर हुआ कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। चलिए ये था हमारा आज का सेशन, इसमें 10 क्वेश्चन है। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमारी वीडियो उन तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।